हेलो डे स्टूडेंट्स। तो आज अपने लेक्चर 4 ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि एल्कीन्स जो होती है वो C1 टू C3 तक C4 तक आपके गैसेस होती हैं। अप टू C4 आर गैसेस। C4 तक ये गैसेस होती हैं एट रूम टेम्परेचर एंड आफ्टर C4 यानी कि C5 से लेकर हायर, ठीक है, लगभग C17 तक ये लिक्विड्स होते हैं। और फिर हायर वाले जो होते हैं वो आपके पास में सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास में है इसमें इसकी स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है आपके पास में। जो का एल्कीन्स जो होती हैं, जो मोनो एल्कीन्स जो होती हैं, उसके अंदर आपका पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये हमेशा प्लेनरिटी शो करती हैं, यानी कि सारे एटम्स क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। और इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबव द रिंग, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है। अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपके पास में ये एल्कीन का स्ट्रक्चर होता है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और ये जनरली क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। खुद न्यूक्लियोफिलिक होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक। एंड जनरली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इनकी जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। ये कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो कर सकती है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो शो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कुछ एग्जाम्पल अपने आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं अपने मिकैल एडिशन। जो कि एडिशन होता है आपके पास में सी एन के साथ में ये डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, इस पे एडिशन होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब इसकी जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज मेजर्ड, ठीक है ना, इज मेजर्ड बाय अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और दे कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक फैक्टर। तो जैसे हमारे पास में कुछ एल्कीन्स हैं जो कि ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखती है, जैसे सपोज करें CH3, सब जगह सराउंडेड है मिथाइल से। तो ये जो एल्कीन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबलेस्ट एल्कीन है, बिकॉज इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसके पास में आपके पास में 12 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। देन ये है यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में सिस ब्यूटुइन एंड एक आती है मेरे पास में ट्रांस ब्यूटुइन।
दोनों की स्टेबिलिटी लगभग इक्वल होती है, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इक्वल है। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर इसके बाद में इन दोनों से लेस स्टेबल होती है सिस ब्यूटोइन। इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेरिकली ज़्यादा हिंडर्ड जो एल्कीन्स होती हैं वो स्टेरिकली ज़्यादा हिंडर्ड जो एल्कीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेस स्टेबल होती हैं। ठीक है। अब ये जो डेटा है आपके पास में, इन दोनों का जो डेटा है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डेल्टा एच जो हाइड्रोजनेशन का जो डेटा होता है वो बेटा हाइड्रोजनेशन इसका ज़्यादा आता है। जो ट्रांस ब्यूटोइन होती है इसका हाइड्रोजनेशन का डेटा ये ज़्यादा हीट इवॉल्व करती है ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, पर जो कंबशन है उसमें हमारे पास में ट्रेंड अपोजिट हो जाता है। उसमें आपके पास में जो आइसोब्यूटीन है उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होता है। तो ये आपको एज ए फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन आइसोब्यूटीन का कम होता है, जबकि ट्रांस ब्यूटोइन का ज़्यादा होता है। और कंबशन का डेटा आइसोब्यूटीन का ज़्यादा है और ट्रांसब्यूटोइन का कम है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, ये दोनों डेटा बेसिकली आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताने में काम में आते हैं बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो ज़्यादा हीट इवॉल्व करता है उसके अपोजिट होती है, मतलब इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। मतलब जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी वो उतना अनस्टेबल माना जाएगा। तो ये दो डेटाज होते हैं और ये जनरली इनमें क्या होता है, एक में अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के डेटा। तो हम बोलते हैं इनकी जो स्टेबिलिटीज़ है वो लगभग क्या है बेटा, इक्वल ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये कुछ बातें थी जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड थी। देन इसमें हमें इनकी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करनी है। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करना। तो हाइड्रोजनेशन जो होता है वो हम H2 के साथ में अपने रिएक्शन करवाते हैं। जैसे एल्कीन है आपके पास में, तो H2 की प्रेजेंस में अपने एडिशन करते हैं ऑफ H2 लेते हैं और साथ में लेते हैं PDPT या फिर रानी निकल। क्योंकि जो निकल होता है वो पोरस नहीं होता है, काफ़ी शाइनी सरफेस होती है, तो उसको रानी निकल लिया जाता है ताकि वो एडिशन ईजिली हो पाए। अभी जो एडिशन होता है, ये जो एडिशन होता है ये इसको बोलते हैं हम सिन एडिशन। इसको एडिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिन एडिशन। ठीक है। इसमें जनरली 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड जनरली। In case of conjugated dienes, 6 member transition state is formed in conjugated dienes। जैसे कि इस तरह की जो आपके पास में डाइन्स होती है कॉन्जुगेटेड डाइन्स, उसमें हमारे पास मान लीजिए 1 इक्विवेलेंट है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है बेटा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सपोज अपने पास में ये कैटलिस्ट है, तो ये बॉन्ड इधर आता है, तो इस तरह का ये मैकेनिज्म होता है। 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट इसमें बन जाती है। अदर रिएजेंट क्या होता है, सेम अदर रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, जैसे डाइइमाइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड। डाइइमाइड N2H2 को बोलते हैं। तो डाइइमाइड जो होता है वो भी हाइड्रोजनेशन करता है कुछ इस टाइप से। जैसे मान लीजिए आपके पास में
सपोज करें ये आपके पास में एल्कीन है और ये N2H2 का स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस टाइप से, और इसमें N2 गैस इवॉल्व हो जाती है। ये इसका ड्राइविंग फोर्स होता है, दिस इज द ड्राइविंग फैक्टर। ओके, सो ड्राइविंग फैक्टर क्या होता है कि N2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है डाइमाइड के केस में, N2H2 के केस में। डाइमाइड जो होता है इट कैन नॉट, इट कैन ओनली reduce, it can reduce only carbon carbon bonds और नाइट्रोजन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स। ये इसकी लिमिटेशन होती है, यानी इट कैन नॉट रिड्यूस, इट कैन नॉट रिड्यूस CONO बॉन्ड्स, मतलब हेट्रो एटम्स के साथ में बॉन्ड्स ब्रेक नहीं कर पाता है क्योंकि ये बॉन्ड्स ज़्यादा जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं बेटा। देन एक और रिएजेंट भी होता है हमारे पास में जिसको हम हाइड्रोजनेशन में ही मानते हैं, वो C अपने पास में डाइमाइड हो गया, बी कौन सा हो गया बेटा, डाइमाइड हो गया, ये बी रिएजेंट था आपके पास में। C हमारे पास में साइक्लोहेक्सीन भी हाइड्रोजनेशन करने के काम में ली जा सकती है। तो अगर आपके पास में साइक्लोहेक्सीन है और सपोज ये आपके पास में दो इक्विवेलेंट ऑफ एल्कीन आपने ले ली, तो जब आप पैलेडियम के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये अपने हाइड्रोजन एटम्स जो होती हैं वो ब्रेक करके इसको एल्कीन को देने लगती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों ब्रेक होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एरोमेटिसिटी अचीव हो जाती है बेटा, यहाँ पे एरोमेटिसिटी अचीव होने लग जाती है और आपके पास में जो एल्कीन जो है वो हाइड्रोजनेट हो जाती है। ड्राइविंग फोर्स इसका एरोमेटिसिटी है। तो साइक्लोहेक्सीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। और डी है मेरे पास में, वी कैन यूज लिथियम और सोडियम इन लिक्विड NH3, ठीक है, in presence of C2H5OH. So this reduction is known as, ठीक है ना, this is called Birch reduction, इसको हम बोलते हैं Birch reduction। This is called Birch reduction। तो इसमें होता क्या है, आपके पास में जो भी एल्कीन होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एल्कीन है, आपने लिया क्या है यहाँ पे सोडियम, तो Na क्या करता है, Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। सोडियम ने क्या किया, Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है बेटा और इधर आपके पास में बन जाता है RCH डॉट और इधर बन जाता है CH2 माइनस। बेसिकली आप ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस हिसाब से आप डोनेट करवाते हैं कि आपका जो बॉन्ड है फ्री रेडिकल जो है वो स्टेबल बने। तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे अपने देखते हैं और एनायन स्टेबल बने। फिर इसके बाद में हमारे पास लिक्विड अमोनिया होता है या अल्कोहल होता है आपके पास में। तो अल्कोहल क्या करता है, H डोनेट कर देता है अपना, या अमोनिया है तो अमोनिया H डोनेट कर देगा, CH डॉट CH3। देन नेक्स्ट स्टेप वापस से ये फ्री रेडिकल जो होता है Na अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसको लूज करता है, RCH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा CH3। फिर से ये NH3 से या एथेनॉल से किसी से भी H ये ऐड करके आपको एल्केन दे देता है। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ दिस बिर्च रिडक्शन, ठीक है। कभी कभी हमारे पास में बेंजीन भी आ जाता है, बेंजीन को भी ये रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपके पास में ऐसा रिएक्शन आ जाए लिक्विड
अमोनिया के साथ में आपने ले लिया है वहाँ पे लिथियम या फिर सोडियम, तो आपको इसको रिड्यूस करके साइक्लोहेक्सा डाइईन बनाना है, ठीक है ना। इस टाइप का प्रोडक्ट बनने लग जाता है। अगर बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो आपको स्टेबल एल्कीन की तरह सोचना है कि स्टेबल एल्कीन बनेगी। जैसे सेम रिएक्शन अगर CH3 की प्रेजेंस में हो तो एल्कीन स्टेबल कब मान जाती है, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होती है या इलेक्ट्रॉन डेंस जिसका होता है, ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो स्टेबल मानी जाती है एल्कीन, ठीक है ना। और अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के दोनों साइड में सिमेट्रिकली ऐसे एल्कीन बनाया करेंगे, ठीक है। इसका मैं मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर इन केस आपके पास में CH3 है और सोडियम आपने लिया है, तो सोडियम मैंने बताया कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन देगा। वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है, तो इधर आपके पास में बन जाएगा बेटा फ्री रेडिकल, और इधर आ जाएगा आपके पास में नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है बेटा, और ये नेगेटिव चार्ज अपोजिट आ जाता है टू द फ्री रेडिकल, ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम हो। तो यहाँ पे ये जाके स्टेबलाइज हो जाता है, और फिर इसके बाद में ये हाइड्रोजन एटम रिसीव करता है अमोनिया से, तो इधर बन जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर फ्री रेडिकल है। फिर से ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इससे ये बन जाएगा एनायन, और फिर वो हाइड्रोजन लेके वो बन जाएगा आपके पास में इस टाइप की रिंग। तो दिस इज़ द होल मैकेनिज्म। आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो एल्कीन्स जो होती हैं, मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है और वो इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन्स देती है इलेक्ट्रोफाइल को, और फिर एक न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाके ऐड हो जाता है। तो जनरल जो आपके पास में जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस टाइप से होती है कि आपके पास में जैसे एल्कीन है, सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होना। तो इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होता है तो उसको हम स्लो स्टेप बोलते हैं, RDS स्टेप बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास में जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, दूसरे वाले कार्बन पे क्या आ गया बेटा, कार्बोकेटायन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटायन है इस पर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ये क्या होता है, आपका फास्ट स्टेप होता है। तो इस टाइप से आपके पास में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है एडिशन, ये सिस या ट्रांस दोनों एडिशन हो सकता है ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल।
अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में एल्कीन होती है। ये आपके पास में एल्कीन है, मान लीजिए रिएक्टेंट है एल्कीन। इसने क्या किया, पहले कार्बोकेटायन बनाया, फिर वो कार्बोकेटायन बेटा रीअरेंज भी करता है और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो आपको 2 स्टेप प्रोसेस होता है, अगर रीअरेंजमेंट हो जाता है तो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस भी होता है। ठीक है, तो इफ रीअरेंजमेंट occur then multiple steps are formed। ठीक है, जनरली इसकी जो रेट होती है रिएक्शन की वो इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन और एल्कीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसको अपने बोलते हैं बेटा मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है, इसमें लिखें द पॉजिटिव पार्ट of unsymmetrical addendum like HCl। अगर मैंने HCl ऐड किया तो इसको एडेंडम बोलते हैं और इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो अटैच होता है, अटैच टू दैट मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन which already had more number of hydrogen atoms। ठीक है, तो ये हमारा मार्कोनिकोव एडिशन होता है। सपोज हमारे पास में अनसिमेट्रिकल एल्किन ये है, उस पर अपने HCl को ऐड कर रहे हैं, तो H प्लस बेटा यहाँ पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है एल्कीन पे। इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो नेगेटिव कंपोनेंट है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज मार्कोनिकोव एडिशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया NOCl। तो NOCl का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो ऐड होगा इधर और Cl जो होगा वो ऐड होगा इधर, क्योंकि NOCl में NO पे प्लस होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। इसी तरह अगर मेरे पास में आ जाए ICl, तो I पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो आपके पास में I इधर जुड़ेगा और Cl एटम इधर जुड़ेगा। तो बेटा ये हमारे पास में एडिशन है। अब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतने ज़्यादा फास्ट क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट होगी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के कुछ ऑर्डर मैंने आपको पहले लिखवाए थे। जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ये जो फिनाइल जो कार्बोकेटाइन होता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है इससे कंपैरेटिवली।
देन एलाइल कार्बोकेटाइन और लेस स्टेबल होता है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और लेस स्टेबल होता है देन दिस, एंड देन मिथाइल। तो ये हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और इफेक्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या होता है, हम HBr के केस में ये कंसिडर करते हैं, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, जैसे मान लीजिए ये एल्कीन है और इसमें हम HBr को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कंपाउंड, पेरोक्सी कंपाउंड की प्रेजेंस में यहाँ पे उल्टा होने लग जाता है, यानी कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम ऐड होने लग जाता है, यानी कि H यहीं पे ऐड हो जाता है और Br इस साइड में ऐड हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है इसकी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है। इस कारण से यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे परॉक्सी कंपाउंड लेते हैं तो इसकी सबसे पहले ये क्या करता है, फ्री रेडिकल क्रिएट करता है, RO डॉट फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। फिर ये RO डॉट जो होता है बेटा ये HBr से H डॉट ले लेता है, इससे आपके पास में ROH मिलता है और साथ में Br डॉट भी बनता है। तो Br डॉट जो होता है वो जाके एल्कीन पे एड अप होता है, तो एल्कीन पे एड अप होता है तो वो Br डॉट जो है वो टर्नल साइड पे ऐड हो जाता है, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड देन ये HBr से फर्दर रिएक्ट करता है और यहाँ से H एटम निकाल देता है। तो जब ये H एटम निकाल देता है तो यहाँ पे आपके पास में इस टाइप का आपको प्रोडक्ट दिखने लग जाता है। तो ये प्रोसेस रिपीट हो जाता है क्योंकि Br डॉट फिर से रीजनरेट हो गया, तो ये साइकिल वापस से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो इतना जो पार्ट होता है इसको अपने बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। पहले वाले स्टेप्स को बोलते हैं बेटा चेन इनिशिएशन। तो जो चेन इनिशिएशन स्टेप्स हैं ये चेन प्रोपगेशन स्टेप है। चेन प्रोपगेशन में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको अपने मेजर बोलते हैं, ऐसा हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स में पहले भी देखा था। और लास्ट स्टेप क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन में आपके पास में जो फ्री रेडिकल, आप जितने भी फ्री रेडिकल जो भी आपको दिख रहे हैं उन सबको आप आपस में जोड़ सकते हैं, उससे आपको कई डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। जैसे 2 Br जुड़ सकते हैं एडजेसेंट कार्बन पे, या फिर हो सकता है कि आपके पास में ये जो फ्री रेडिकल है ये आपस में जुड़ जाए, डाइमराइज हो जाए। आपस में जुड़ेगा तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो इस टाइप के प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। हो सकता है Br डॉट दोनों आपस में जुड़ जाए, Br2 बन जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस की। स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो है हमारे पास में, जैसे एडिशन ऑफ
Br2, ठीक है ना। और KMnO4 के साथ एल्कीन कैसे बिहेवियर शो करती है? KMnO4 1% एल्कलाइन। तो इसमें होता क्या है, जैसे मेरे पास में अगर मान लीजिए Br2 ऐड हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा एंटी एडिशन। यहाँ पे दो Br जुड़ जाते हैं ऑन दी एल्किन। तो सपोज हमारे पास में यहाँ पे सपोज करें कि सिस एल्कीन है, और सिस एल्कीन पे आपने Br2 का एडिशन किया, एंटी एडिशन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने लगता है, उस प्रोडक्ट को अपने बोलते हैं बेटा एंटी प्रोडक्ट। मतलब फिशर प्रोजेक्शन में आपको Br जो दिखते हैं जुड़ते हुए, वो एक दूसरे के अपोजिट जुड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने सिस एल्कीन लिया, तो सिस एल्कीन पे अगर मैंने एंटी एडिशन किया, एंटी या इसको अपने ट्रांस एडिशन भी बोलते हैं, तो सिस एल्कीन पे अगर ट्रांस एडिशन किया आपने CCl4 की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। इसको अपने बोलते हैं थ्रियो प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं अपने इसको? थ्रियो प्रोडक्ट। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसलिए आपको एज ए रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। दो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं मिरर इमेजेस की तरह, दो कंपाउंड्स यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। जब भी आप देखोगे ऐसा कंपाउंड जिसमें दो कायरल सेंटर और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और कायरल का मतलब होता है बेटा हैंड। और हैंड आपको पता है दो होते हैं हमारे हाथ, दो दो हाथ होते हैं, वैसे यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं जिनकी ऑप्टिकल बिहेवियर एक दूसरे से अलग, DL पेयर बोलते हैं अपने इसको। तो यहाँ पे पेयर की फॉर्म में प्रोडक्ट मिलते हैं और वो इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इस मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि इस रेसिमिक मिक्सचर DL पेयर को बोला जाता है। बट अगर यहाँ पे आपने ले लिया बेटा ट्रांस और आपने ब्रोमीन का एडिशन किया, तो ब्रोमीन का एडिशन अगर आप करते हो तो यहाँ पे मिलता है हमें सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन है बट उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है किसी कंपाउंड में, जैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप देखोगे यहाँ पे POS है, तो ये बेटा अकायरल मॉलिक्यूल है। और अकायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा एक ही फॉर्म मिलती है उनकी, मिक्सचर नहीं मिलता। ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज मीजो कंपाउंड। और जब BR सेम साइड में होते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, तो उसको अपने एरिथ्रो प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह का आपके पास में एक और रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट जो होता है, KMnO4 को बोलते हैं सॉल्यूशन को। KMnO4 का कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराया जाता है, कोल्ड एनवायरनमेंट में। 1% एल्कलाइन फॉर्म का होता है। तो इसमें क्या होता है आपके पास में, अगर सिस एल्किन लिया, तो सिस एल्किन लिया तो इसमें आपको एरिथ्रो टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि OH OH आपको सेम साइड में मिलने लग जाता है। तो अगेन आपको पहला प्रोडक्ट मीजो मिलता है। बट अगर आपने यहाँ पे ट्रांस एल्किन ले लिया, और आपने यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट लिया, बेयर्स रिएजेंट का मतलब होता है बेटा सिस एडिशन बोलते हैं इसको, सिस एडिशन, या फिर अपने इसको सिन एडिशन बोलते हैं, सेम साइड से जुड़ना। तो जब ट्रांस लेते हैं तो यहाँ पे OH OH जो दिखने लगते हैं हमें, वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखने लगते हैं एक दूसरे के। सिस पे अगर सिन एडिशन कराएंगे तो सेम साइड में दिखाने OH, और ट्रांस पे अगर सिन एडिशन करेंगे तो अपोजिट साइड में दिखाने OH। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको, इसको अपने थ्रियो बोलते हैं, और ये आपको एज ए रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, याद रखना आपको। रेसिमिक मिक्सचर कब मिलेगा बेटा? जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी मॉलिक्यूल में और वो कायरल हो जाता है। और कायरल का मतलब वो हमेशा DL पेयर की तरह मिलेगा,
और डीएल पेयर के मिक्सचर को अपने क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब ये सारी ही जो रिएक्शंस हैं, ब्रोमीन CCl4 एंड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, ये दोनों ही रिएक्शन क्या होती हैं, आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ unsaturation between detection of unsaturation in कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में अनसैचुरेशन पता लगाने के काम में आते हैं ये दोनों ही रिएक्शंस। ब्रोमीन CCl4 जो होता है ये रेडिश ब्राउन कलर होता है, ये कलरलेस हो जाता है। बेयर्स रिएजेंट जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, ये भी पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लाइट पिंक कलर में कलरलेस में चला जाता है, ठीक है। इसी टाइप के एडिशन जो होते हैं आपके पास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला एडिशन है जो कि डिफरेंट है, एडिशन ऑफ H3O+। तो H3O+ के एडिशन में सपोज आपके पास में ये एल्कीन है, आपने इस पे H3O+ डाला, यानी कि एक्वस मीडियम में H+ लिया हुआ, उसको H3+ बोला। तो आप अगर यहाँ पे सबसे पहले H+ लेते हैं तो आपको इधर मिलता है एक कार्बोकेटायन, ठीक है ना, इधर मिलेगा आपको एक कार्बोकेटायन। और ये जो कार्बोकेटायन होगा, ये जो कार्बोकेटायन होगा, इस पे आपको जोड़ना है वाटर को। तो जब आप वाटर को ऐड कर देते हैं इसमें, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता तो आपको रीअरेंज भी करना होता है, जैसे कि सपोज ये आ जाए, तो इसमें H+ जो होगा वो सबसे पहले यहाँ पे ऐड होगा, इधर बनेगा बेटा कैटायन। फिर आप यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इससे आपके पास में कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा। और अब आप वाटर को ऐड करेंगे, तो आपको इधर मिल जाएगा बेटा अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, याद रखना है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, इज द RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है, रीअरेंजमेंट भी होता है, ठीक है।